हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्योमकेश बख्शी। आज की कहानी सिर्फ एक राज नहीं, एक खौफनाक सच है जो अंधेरों में छुपा हुआ है। अगर आपको डर, सस्पेंस और जासूसी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िए। मेरा नाम विलियम ऑफ बास्करविल है। नवंबर की एक सर्दी भरी सुबह थी जब मैं अपने जवान शिष्य एड्सो के साथ एक ऊंचे पहाड़ों पर बने पुराने मठ की तरफ बढ़ रहा था। हवा में कुछ अजीब सा था, कुछ ऐसा जो दिल के किसी कोने में बेचैनी पैदा कर रहा था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। घने कोहरे ने पहाड़ों की चोटियों को ढक रखा था, जैसे कुदरत खुद उस जगह के राज छुपाना चाहती हो। मेरे पांव के नीचे पत्थरों की खरखराहट और घोड़े की धीमी चाप ही एक ऐसी आवाज थी जो उस गहरे सन्नाटे को तोड़ रही थी। एड्सो, जो मेरे पीछे चल रहा था, बिल्कुल खामोश था। उसकी आंखों में तेज उत्सुकता थी, मगर उसके साथ एक हल्का सा खौफ भी। और मैं समझ सकता था क्यों। ये हमारा पहला कदम था उस मठ की तरफ, और हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंदर हमारा इंतजार क्या कर रहा है। मैं एक फ्रांसिस्कन सन्यासी हूँ और मेरी यात्रा का मकसद बिल्कुल साफ था। मुझे वहाँ एक अहम मुलाकात की तैयारी करनी थी, जहाँ सम्राट और पोप के दरमियान बढ़ते तनाव को सुलझाने की कोशिश की जाने वाली थी। लेकिन उस मठ के बारे में मुझे एक और चीज महसूस हो रही थी। एक राज, एक ऐसा राज जिसका एहसास मुझे वहां पहुंचने से पहले ही हो चुका था। मठ के अब्बा ने मुझे एक खत भेजा था। उस खत में उन्होंने सीधे लफ्जों में कुछ नहीं लिखा था, लेकिन हर जुमले में एक छुपी हुई घबराहट महसूस होती थी। मैंने अपनी जिंदगी में एक बात सीखी है, जो बातें छुपाई जाती हैं अक्सर वही सबसे ज्यादा अहम होती हैं। जब हम उस मठ के बड़े और भारी लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचे तो एक बूढ़ा भिक्षु बाहर आया। उसका चेहरा गहरी झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि लगता था जैसे वो इंसान के अंदर तक देख सकती हैं। उसने धीमी और ठंडी आवाज में कहा, स्वागत है ब्रदर विलियम। मैं हूं जॉर्ज ऑफ बर्गोस। अब्बा आपका इंतजार कर रहे हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी जो मुझे फौरन बेचैन कर गई। मैंने एड्सो की तरफ देखा और उसे इशारा किया कि मेरे बिल्कुल पास ही रहे। मठ के अंदर का मंजर मेरी सोच से भी ज्यादा भव्य और पुरअसरार था। ऊंची छतें, पुराने पत्थर की दीवारें जिन पर बारीक नक्काशी बनी हुई थी, हर तरफ मध्यम रोशनी में जलते दिए थे। हवा में अगरबत्ती की हल्की सी खुशबू तैर रही थी, लेकिन उस खुशबू के पीछे एक और अजीब सी बदबू थी, जैसे पुराने सड़ते हुए कागज की, या शायद कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। हम एक लंबी और संकरी गैलरी से गुजरे जहां दोनों तरफ संतों की पुरानी मूर्तियां लगी हुई थीं। उनकी पत्थर की आंखें ऐसे लग रही थीं जैसे वो हमें घूर रही हों। उस लम्हे मुझे महसूस हुआ, ये जगह सिर्फ प्रार्थना और इबादत के लिए नहीं बनी। यहाँ कुछ और भी छुपा हुआ है, कुछ अंधेरा। आखिर हम अब्बा के कमरे तक पहुँचे। वो मध्यम कद के आदमी थे, बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे और उनका चेहरा गहरी फिक्र से भरा हुआ था। ब्रदर विलियम, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आपकी बुद्धि और समझ की चर्चा हम तक पहुंच चुकी है और हमें आपकी मदद चाहिए। उनकी आवाज में हल्का सा कंपन था। मैंने सीधा सवाल किया, मसला क्या है? लेकिन अब्बा ने तुरंत नजरें हटा लीं। सब कुछ वक्त पर पता चल जाएगा, उन्होंने धीरे से कहा। आज रात आप आराम कीजिए, कल सुबह हम तफसील से बात करेंगे। उस रात जब मैं अपने छोटे से कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था तो नींद मुझसे कोसों दूर थी। बाहर तेज हवा सरसरा रही थी। दूर कहीं उल्लू की चीख जैसी आवाज गूंज रही थी।
800 मेरे बगल वाले कमरे में था, मगर मुझे यकीन था कि वो भी चैन से नहीं सो रहा होगा। मेरे जहन में बार बार अब्बा की बातें घूम रही थीं। वो कुछ छुपा रहे थे और मुझे ये जान लेना था कि आखिर क्या। मैं गहरी सोच में डूबा हुआ था और धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होने लगीं। लेकिन सुबह होने से पहले ही एक तेज और खौफनाक चीख ने मुझे जगा दिया। मैं तुरंत उठकर कमरे से बाहर दौड़ा। गैलरी में कई भिक्षु जमा हो चुके थे। सबकी नजरें एक ही जगह टिकी हुई थीं। जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा ठंडे पत्थर के फर्श पर एक जवान भिक्षु की लाश पड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे मौत से पहले उसने कुछ इतना डरावना देखा हो जो इंसान बर्दाश्त न कर सके। अब्बा भी वहां पहुंच गए थे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये एडेल्मो है, एक बेहतरीन चित्रकार। मैं धीरे से झुककर लाश को देखने लगा। उसकी उंगलियों पर स्याही के निशान थे और उसकी कमीज पर भी कुछ अजीब से धब्बे नजर आ रहे थे। उस लम्हे मुझे महसूस हुआ, ये सिर्फ एक मौत नहीं, ये एक राज की शुरुआत है और शायद इस पुराने मठ की दीवारों के बीच कुछ बहुत ही खौफनाक छुपा हुआ है। जब मैंने अडेल्मो के जिस्म के पास झुका तो मैंने एक और चीज नोटिस की। उसकी कमीज का एक कोना फटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़कर खींचने की कोशिश की हो। उस लम्हे मेरे जहन में एक ही ख्याल आया, ये कोई आम मौत नहीं थी। मेरे दिमाग में सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे किसी इंसान का हाथ छुपा हुआ था? मैंने धीरे से सर उठाकर अब्बा की तरफ देखा। उनकी आंखों में वही खौफ था जो मुझे उनके भेजे हुए खत में महसूस हुआ था। तब मुझे एहसास हुआ, ये मठ जितना पवित्र और खामोश नजर आता है, शायद उतना है नहीं। और अब मेरे सामने एक पहेली थी जिसे सुलझाने की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर थी। उस सुबह की ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। वही गैलरी जो रात को खामोश और पुरअसरार लग रही थी, अब भिक्षुओं की धीमी फुसफुसाहट और उनके डरे हुए चेहरों से भरी हुई थी। मैं अपने घुटनों पर बैठ गया और अडेल्मो के जिस्म को गौर से देखने लगा। उसकी आंखें अब भी खुली हुई थीं। उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे मौत के बाद भी वो कुछ कहना चाहता हो। उसकी उंगलियों पर लगी स्याही अब और भी साफ नजर आ रही थी और उसकी कमीज का फटा हुआ हिस्सा मेरे शक को और गहरा कर रहा था। मेरे जहन में पहला सवाल उभरा, क्या ये वाकई एक हादसा था या फिर एक कत्ल? मेरे पीछे अब्बा खड़े थे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं और उनके हाथ हल्की सी कपकपी में थे। ब्रदर विलियम, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, यह बहुत अफसोसनाक है। अडेल्मो एक अच्छा लड़का था। फिर उन्होंने कहा, शायद वो टावर से गिर गया होगा। उनकी आवाज में एक बनावटी सुकून था जो मुझे तुरंत महसूस हो गया। मैंने सीधा उनकी आंखों में देखा। आपने उसे गिरते हुए देखा था अब्बा? मैंने पूछा, या फिर ये सिर्फ आपका अंदाजा है? मेरा सवाल सुनते ही वो थोड़ा घबरा गए। नहीं नहीं, हम सब सो रहे थे, सुबह उसका जिस्म यहां मिला। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे दिमाग में ख्यालों का तूफान चल रहा था। अपनी जिंदगी में मैंने कई राज और पहेलियां देखी थी और मेरा तजुर्बा मुझे एक ही बात बताता था, जो बात सबसे ज्यादा सीधी लगती है अक्सर वही सबसे ज्यादा उलझी होती है। मैंने भीड़ के पीछे खड़े अड्सो को बुलाया। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में वही खौफ था जो मैंने कल रात महसूस किया था। अड्सो, मैंने कहा, यहां आओ और मेरे साथ चलो। हमें इस जगह को गौर से देखना होगा। हम दोनों उस टावर की तरफ बढ़े जहां से अडेल्मो के गिरने की बात कही जा रही थी। टावर की सीढ़ियां तंग और घुमावदार थीं। पत्थरों पर नमी की पतली परत जम चुकी थी, जो हर कदम को और भी खतरनाक बना रही थी। जब हम ऊपर पहुंचे तो अचानक तेज ठंडी हवा का झोंका आया। मैंने नीचे झांक कर देखा।
नीचे गहरे आंगन में अदेल्मो का जिस्म अब भी पड़ा हुआ था। टावर की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि अगर कोई यहां से गिर जाए तो बचना नामुमकिन था। लेकिन यहां कुछ गलत था। दीवार के किनारे पर कोई निशान नहीं था, न किसी फिसलने का, न किसी जद्दोजहद का। मैंने पास की खिड़की की तरफ देखा। वो खुली हुई थी और उसका शीशा टूटा हुआ था। मेरे जहन में एक और सवाल पैदा हुआ। क्या अदेल्मो ने खुद छलांग लगाई थी या फिर किसी ने उसे धक्का दिया था? मैंने एड्सो की तरफ देखा। यहां कुछ ठीक नहीं लगता मेरे मास्टर, मैंने धीरे से कहा। अगर वो रात को यहां आया था तो क्यों? और अगर वो गिरा तो ये खिड़की का शीशा क्यों टूटा हुआ है? एड्सो ने मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज में हिचकिचाहट थी। शायद वो कुछ देख रहा था मेरे मास्टर, या फिर शायद कोई और भी यहां था। उसकी बात ने मेरे अंदर चल रहे शक को और गहरा कर दिया। जब हम वापस नीचे आए तो भिक्षु अदेल्मो का जिस्म उठा चुके थे। अब्बा ने बताया कि वो उसे मठ के कब्रिस्तान में दफन करने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने उनसे सीधा सवाल किया, क्या मुझे अदेल्मो का कमरा देखने की इजाजत मिलेगी? शायद वहां कोई सुराग मिल जाए। अब्बा थोड़ा बेचैन हो गए, लेकिन मेरे चेहरे पर दृढ़ता देखकर उन्होंने आखिर हां कर दी। अदेल्मो का कमरा छोटा मगर साफ सुथरा था। एक लकड़ी की मेज पर कई कागज बिखरे हुए थे। उन पर रंग बिरंगे और अजीब तस्वीरें बनी हुई थीं। ये देखकर साफ पता चलता था कि अदेल्मो वाकई एक माहिर चित्रकार था। उसके काम में नज़ाकत और खूबसूरती थी। लेकिन उन कागजों में से एक ने मेरा ध्यान खींच लिया। उस पर एक अजीब और खौफनाक तस्वीर बनी हुई थी। एक जानवर जैसी मखलूक जिसके कई सर थे और उसके नीचे लातीन जबान में कुछ अल्फाज लिखे हुए थे जो मुझे उस वक्त समझ नहीं आए। मैंने वो कागज आहिस्ता से उठाकर अपनी जेब में रख लिया। मेज के पास एक छोटी सी स्याही की शीशी रखी थी। वो आधी खाली थी और उसमें से एक अजीब सी बू आ रही थी। बिल्कुल वही बू जो मैंने कल रात मठ की हवा में महसूस की थी। उस लम्हे मेरे दिल में एक ही ख्याल उभरा, ये राज सिर्फ एक मौत तक महदूद नहीं है। इस मठ की दीवारों के बीच कुछ बहुत ही गहरा और बहुत ही खौफनाक छपा हुआ है। जब मैं अदेल्मो के कमरे में उस स्याही की बू को महसूस कर रहा था, तभी अचानक दरवाजा धीरे से खुला। एक और भिक्षु कमरे में दाखिल हुआ। उसका नाम बेनाटियो था और वो अदेल्मो का करीबी दोस्त माना जाता था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। शायद वो काफी देर से रो रहा था। ब्रदर विलियम, उसने धीमी और भारी आवाज में कहा। अदेल्मो पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन डरता हो। मैंने फौरन पूछा, किससे डरता था और क्यों परेशान था? बेनाटियो ने कुछ लम्हों तक खामोशी इख्तियार की। फिर उसने नजरें झुकाकर धीरे से कहा, उसने लाइब्रेरी में कुछ देखा था, कुछ ऐसा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। लाइब्रेरी, ये लफ्ज मेरे कानों में गूंज गया। मठ का वो हिस्सा जिसके बारे में अब्बा ने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, ब्रदर विलियम, वहां कोई नहीं जाता। वो पवित्र ग्रंथों का स्थान है और उसे महफूज रखना हमारा फर्ज है। लेकिन अब बेनाटियो की बात ने मेरे जहन में एक नया सवाल पैदा कर दिया। क्या अदेल्मो की मौत का ताल्लुक उस लाइब्रेरी से था? उस रात जब मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था तो नींद फिर से मुझसे दूर थी। बाहर हवा की सरसराहट और तेज हो चुकी थी और मुझे लग रहा था जैसे मठ की पुरानी दीवारें भी कुछ कहना चाहती हों। मैंने अपनी जेब से वो कागज निकाला जो मैं अदेल्मो के कमरे से लेकर आया था। उस अजीब तस्वीर को देखते ही मेरे अंदर एक बेचैनी सी फैल गई। वो एक डरावनी मखलूक थी, एक ऐसा जानवर जिसके कई सर बने हुए थे। मैंने खुद से सवाल किया, क्या ये सिर्फ एक तस्वीर है या कोई खौफनाक इशारा? और फिर एक और सवाल, लाइब्रेरी में आखिर ऐसा क्या था जो अदेल्मो को अपनी जान गंवाने तक ले गया? तभी
अचानक बाहर से एक तेज और खौफनाक चीख सुनाई दी। मैं तुरंत उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ा। गैलरी में गहरा अंधेरा था, लेकिन दूर एक मशाल की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा एक और भिक्षु जमीन पर गिरा हुआ था और उसकी सांसें रुक चुकी थीं। उसकी उंगलियां बिल्कुल काली पड़ चुकी थीं और उसके चेहरे पर भी वही खौफ जमा हुआ था जो मैंने अदेल्मो के चेहरे पर देखा था। मेरे पीछे अत्सो भी आ गया। उसकी आवाज कांप रही थी। मास्टर, ये क्या हो रहा है? मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, अत्सो, ये सिर्फ शुरुआत है। हमें सच तक पहुंचना होगा, चाहे वो सच कितना ही अंधेरा क्यों ना हो। उस लम्हे मैंने अपने दिल में ये फैसला कर लिया कि मैं इस राज को जरूर सुलझाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे मठ के सबसे गहरे और खौफनाक कोने तक क्यों न जाना पड़े। उस रात की वो चीख मठ के गहरे सन्नाटे को चीर चुकी थी। जब मैं उस दूसरे भिक्षु के जिस्म के पास झुका तो मेरे जहन में सवालों का तूफान उठ रहा था। उसका नाम विनाटियो था, वही भिक्षु जिसने दिन में मुझे अदल्मो के डर के बारे में बताया था, और अब वो खुद बेजान पड़ा था। उसकी उंगलियां काली पड़ चुकी थीं और उसका चेहरा भी खौफ से टेढ़ा हो गया था, बिल्कुल अदल्मो की तरह। मैंने उसके जिस्म को गौर से देखा। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी और उस पर भी एक अजीब सी स्याही जैसी काली परत थी। मेरे दिमाग में ख्याल बिजली की तरह चमका। ये आम मौत नहीं है, ये किसी जहर का असर लग रहा था। लेकिन सवाल ये था, कौन करेगा ऐसा और क्यों? अत्सो मेरे पीछे खड़ा था। उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थीं। मास्टर, उसने डरते हुए पूछा, क्या ये कोई श्राप है? मैंने उसकी तरफ देखा और बिल्कुल शांत आवाज में कहा, नहीं अत्सो, ये कोई श्राप नहीं, ये इंसानों का काम है और हमें पता लगाना होगा कि इसके पीछे कौन है। मेरी बात से वो थोड़ा शांत जरूर हुआ, लेकिन उसकी आंखों में डर अब भी जिंदा था और मैं उसे दोष नहीं दे सकता था, क्योंकि अब ये जगह किसी पवित्र मठ से ज्यादा एक रहस्यमयी कब्रिस्तान जैसी लगने लगी थी। सुबह होते ही अब्बा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और उनकी आंखों के नीचे गहरे काले दायरे बन गए थे। ब्रदर विलियम, उन्होंने परेशान आवाज में कहा, यह सब बहुत भयानक हो चुका है। पहले अदेल्मो, फिर विनाटियो। मुझे डर है, शायद ईश्वर हमसे नाराज है। मैंने उनकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन मेरे दिल में उनका डर ईमान से ज्यादा एक बहाना लग रहा था। अब्बा, मैंने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, ईश्वर का गुस्सा हो सकता है, लेकिन यहां जो हो रहा है वो किसी इंसान की साजिश है। फिर मैंने सीधा कहा, मुझे लाइब्रेरी देखनी होगी। मेरे लफ्ज सुनते ही अब्बा का चेहरा सख्त हो गया। लाइब्रेरी? उन्होंने तेज आवाज में कहा, वहां जाना मना है ब्रदर विलियम। वो पवित्र ग्रंथों का स्थान है और उसे सिर्फ कुछ चुने हुए भिक्षु ही देख सकते हैं। मैंने सीधा उनकी आंखों में देखा और धीरे लेकिन मजबूत लहजे में कहा, 2 मौतें हो चुकी हैं अब्बा, और दोनों का रिश्ता शायद उसी लाइब्रेरी से है। मैंने अब्बा की आंखों में सीधा देखकर कहा, 2 मौत हो चुकी हैं अब्बा, और मुझे लगता है कि दोनों का रिश्ता लाइब्रेरी से है। अगर सच को छुपाया गया तो ये राज और भी गहरा और खतरनाक हो जाएगा। मेरी बात सुनकर कमरे में गहरी खामोशी छा गई। कुछ लम्हों बाद अब्बा ने धीरे से सर झुका दिया। ठीक है, उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा, लेकिन आप अकेले नहीं जाएंगे। जॉर्ज ऑफ बर्गस आपके साथ जाएगा। जॉर्ज, वही बूढ़ा बिच्छू जिसने पहले दिन हमें मठ के दरवाजे पर खामोशी से वेलकम किया था। उसकी गहरी आंखें और ठंडी आवाज मुझे पहले ही दिन से बेचैन कर रही थी, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने एड्सो को साथ लिया और हम जॉर्ज के पीछे पीछे लाइब्रेरी की तरफ चल पड़े। रास्ते भर जॉर्ज बिल्कुल खामोश रहा। उसकी चाल धीमी थी,
लेकिन हर कदम में एक अजीब सा एतमाद था। उस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि वो सिर्फ रास्ता दिखाने वाला नहीं, बल्कि शायद इस जगह का पहरेदार भी है। लाइब्रेरी मठ के सबसे ऊंचे हिस्से में बनी हुई थी। उसका दरवाज़ा एक भारी लकड़ी का गेट था, जिस पर बहुत ही पेचीदा नक्काशी बनी हुई थी। जॉर्ज ने अपनी जेब से एक बड़ी सी पुरानी चाबी निकाली और ताला खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका बाहर निकला। उस हवा में पुराने कागज़ों और धूल की बू घुली हुई थी। मैं अंदर गया और जो मंजर मैंने देखा वो मेरी सोच से भी कहीं ज़्यादा बड़ा और पुरअसरार था। हर तरफ ऊंची ऊंची अलमारियां खड़ी थीं। उनमें सैकड़ों पुरानी किताबें और पांडुलिपियां रखी हुई थीं। कुछ अलमारियां इतनी ऊंची थीं कि उन तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां छत तक जा रही थीं। दीवारों पर जलते हुए दिए मध्यम रोशनी फैला रहे थे। ये जगह किसी खजाने से कम नहीं थी, लेकिन एक ऐसा खजाना जो शायद खतरनाक भी हो सकता था। जॉर्ज हमें एक संकरे रास्ते से आगे ले गया। चलते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, यहाँ संभल कर चलना। ये लाइब्रेरी एक भूल भुलैया है। जो इंसान यहाँ खुद को खो देता है, शायद कभी वापस न मिल सके। उसकी बात में सिर्फ चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक छुपी हुई धमकी भी थी। मैंने एड्सो को अपने पास रखा और हर कदम पर गौर से नजर रखने लगा। चलते हुए मेरी नजर कुछ अलमारियों पर पड़े तालों पर पड़ी। मैंने जॉर्ज से पूछा, ये क्या है? उसने बिल्कुल ठंडे लहजे में जवाब दिया, ये निषिद्ध किताबें हैं, इन्हें कोई नहीं पढ़ सकता। मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। क्या एडेल्मो और वेनाटियो ने भी इन्हीं किताबों में से कुछ देख लिया था? थोड़ी दूर एक मेज पर कुछ कागज रखे हुए थे। उन पर लैटिन जबान में कुछ लिखा हुआ था। मैंने हाथ बढ़ाकर उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन अचानक जॉर्ज ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्हें मत छुओ, उसने सख्ती से कहा। उसकी पकड़ हैरत अंगेज तौर पर मजबूत थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने अपना हाथ छुड़ाया और सीधा कहा, जॉर्ज, अगर आप मुझे रोकेंगे तो ये काम और भी मुश्किल हो जाएगा। जॉर्ज कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी नज़रें अब भी मुझ पर टिकी हुई थीं। तभी मेरी नज़र लाइब्रेरी के एक अंधेरे कोने पर पड़ी। वहाँ एक छोटा सा कमरा था जिसका दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैं धीरे से वहाँ गया और अंदर झांक कर देखा। अंदर एक लकड़ी की मेज़ थी। उस पर स्याही की शीशी और कुछ बिखरे हुए पन्ने पड़े हुए थे, लेकिन उनमें से एक पन्ने ने मेरा दिल तेज कर दिया। उस पर वही अजीब तस्वीर बनी हुई थी जो मुझे एडेल्मो के कमरे में मिली थी। वही बहु सिर वाला डरावना जानवर। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। तभी पीछे से एड्सो की आवाज आई, मास्टर, यहाँ देखिए। वो अलमारी के पास खड़ा था। जमीन पर एक किताब गिर चुकी थी। मैंने झुककर उसे उठाया। उसका कवर चमड़े का था और उस पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ था। मैंने धीरे से किताब खोली, लेकिन उससे पहले ही जॉर्ज ने तेज हाथ बढ़ाकर किताब मुझसे छीन ली। ये आपके लिए नहीं है, उसने सख्त आवाज में कहा। उसकी आवाज में अब साफ गुस्सा महसूस हो रहा था। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, जॉर्ज, अगर ये किताब मौतों का सबब है तो इसे छुपाने से कुछ नहीं बदलेगा। उस रात जब हम लाइब्रेरी से वापस अपने कमरों की तरफ आए, मेरा दिमाग सवालों से भरा हुआ था। वो भूल भुलैया जैसी लाइब्रेरी, वो निषिद्ध किताबें और जॉर्ज का अजीब रवैया, सब कुछ एक बड़ी पहेली का हिस्सा लग रहा था। मैंने एड्सो से धीरे से कहा, हमें और गहरा जाना होगा। यहाँ जो कुछ छिपा है वो सिर्फ किताबों का राज नहीं। लेकिन उस रात नींद आने से पहले ही एक बार फिर खौफनाक चीख ने मठ की खामोशी तोड़ दी। मैं तुरंत कमरे से बाहर दौड़ा। गैलरी की मध्यम रोशनी में एक और लाश जमीन पर पड़ी थी। उस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि ये मठ अब एक कातिल के साए में डूब चुका है और उस साए का मरकज शायद लाइब्रेरी ही थी। तीसरी चीख ने मेरे दिल को जैसे बर्फ सा ठंडा कर दिया। मैं दौड़ता हुआ गैलरी तक पहुंचा और वहां मध्यम रोशनी में एक और जिस्म पड़ा हुआ था। ये बेरेंगर था, लाइब्रेरी का एक मददगार जिसे मैंने दिन में जॉर्ज के साथ देखा था। उसका जिस्म दीवार के पास पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसका चेहरा भी वैसे ही खौफ से टेढ़ा हो चुका था जैसे वेनाटियो का।
उस लम्हे मुझे एक बात बिल्कुल साफ समझ आ गई। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था। इस मठ में कोई कातिल घूम रहा था और उसका राज लाइब्रेरी की उन अंधेरी अलमारियों में छुपा हुआ था। गैलरी की मध्यम रोशनी में पड़ा हुआ वो जिस्म अब बिल्कुल बेजान था। मैं धीरे से उसके पास झुका। ये बेरिंगर था, लाइब्रेरी का मददगार। उसकी उंगलियां भी काली पड़ चुकी थीं, बिल्कुल अडेल्मो और बिनातियो की तरह, और उसके होठों के कोने से खून की एक पतली धार निकल रही थी। मेरे पीछे एड्सो आ खड़ा हुआ। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। मास्टर, उसने डरे हुए लहजे में कहा, यह सब रुक क्यों नहीं रहा? मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे लेकिन मजबूत आवाज में कहा, एड्सो, ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम सच तक नहीं पहुंच जाते। मेरे अल्फाज मजबूत थे, लेकिन सच ये था कि अंदर से मैं भी बेचैन था। अब तक 3 मौत हो चुकी थीं, अडेल्मो, विनाटियो और अब बेरिंगर, और हर मौत में एक ही निशान था, काली उंगलियां, खौफ से भरा चेहरा और लाइब्रेरी से कोई ना कोई ताल्लुक। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता था। मेरे दिमाग में एक ख्याल बार बार आ रहा था, क्या ये सब उस निषिद्ध किताब से जुड़ा हुआ था जो जॉर्ज ने मुझसे छीन ली थी? सुबह होते ही पूरे मठ में अफरा तफरी मच गई। भिक्षु आपस में धीमी आवाजों में बातें कर रहे थे। कुछ लोग तो इसे शैतान का काम कहने लगे थे। फिर एक बार अब्बा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उनका चेहरा अब पहले से भी ज्यादा थका हुआ लग रहा था। ब्रदर विलियम, उन्होंने परेशानी भरी आवाज में कहा, ये मठ अब एक अभिशाप बन चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने शांत लहजे में जवाब दिया, अब्बा, डर से कुछ नहीं बदलेगा। हमें समझना होगा कि ये मौतें क्यों हो रही हैं। मुझे बेरिंगर के कमरे और उसके काम को देखना होगा। अब्बा ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद इजाजत दे दी। मैं और एड्सो सीधे बेरिंगर के कमरे की तरफ गए। कमरा काफी हद तक अडेल्मो के कमरे जैसा ही था। एक छोटी सी लकड़ी की मेज, कुछ कागज और एक स्याही की शीशी। लेकिन यहां एक चीज अलग थी। मेज पर एक पन्ना पड़ा हुआ था जिसमें ग्रीक जबान में कुछ लिखा था। मैंने उसे उठाया और ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। मेरी ग्रीक इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन कुछ अल्फाज मुझे समझ आ गए। हास्य और एरिस्टोटल। मेरा दिमाग एकदम सन्न हो गया। मैंने धीरे से कहा, क्या ये एरिस्टोटल की किताब हो सकती है? मैंने सुना था कि उनकी मशहूर किताब पोएटिक्स का दूसरा हिस्सा, जो हंसी और कॉमेडी पर था, कभी दुनिया को मिला ही नहीं। क्या ये वही गुमशुदा किताब थी? मैंने एड्सो की तरफ देखा। एड्सो, यहां कुछ बहुत बड़ा राज छुपा है। अगर ये किताब वाकई एरिस्टोटल की है, तो ये लाइब्रेरी की सबसे कीमती चीज हो सकती है, और शायद सबसे खतरनाक भी। एड्सो ने हैरानी से पूछा, लेकिन मास्टर, एक किताब लोगों को मार कैसे सकती है? मैंने धीरे से जवाब दिया, शायद किताब नहीं, बल्कि उसका राज। शायद कोई है जो इस राज को हमेशा के लिए छुपाना चाहता है, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसी दिन मेरी जॉर्ज से फिर मुलाकात हुई। वो लाइब्रेरी के बाहर खड़ा था। उसकी गहरी आंखें सीधा मुझ पर टिकी हुई थीं। मैंने सीधा सवाल किया, जॉर्ज, बेरिंगर की मौत भी लाइब्रेरी से जुड़ी है ना? वो क्या जानता था? जॉर्ज ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, वो बहुत ज्यादा उत्सुक था। जो लोग ज्यादा जानना चाहते हैं वो अक्सर मुसीबत में पड़ जाते हैं। उसके अल्फाज एक खुली धमकी जैसे थे, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं भी उत्सुक हूं जॉर्ज, और मैं रुकने वाला नहीं हूं। उस रात मैंने एक खतरनाक फैसला किया। मैं लाइब्रेरी में दोबारा जाऊंगा, लेकिन इस बार जॉर्ज की नजरों से छुपकर। मैंने एड्सो को साथ लिया और हम दोनों चुपके से लाइब्रेरी के भारी दरवाजे तक पहुंचे।
ताला आसानी से नहीं खुल रहा था, लेकिन मेरी पुरानी सफ़रों ने मुझे कुछ तरीके सिखा दिए थे। थोड़ी कोशिश के बाद दरवाज़ा धीरे से खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन मेरे पास एक छोटी सी मशाल थी। हम धीरे धीरे उस भूल भुलैया जैसी लाइब्रेरी में आगे बढ़ने लगे, हर कदम पर खामोशी और सावधानी। कुछ देर बाद हमें वही छोटा कमरा मिल गया जहां मैंने पहले वो अजीब तस्वीर देखी थी। मेज पर अब भी कुछ पन्ने बिखरे हुए थे। मैंने एक पन्ना उठाया और पढ़ने की कोशिश की। ये ग्रीक ज़बान में था और इसमें लिखा था कि हंसी और मजाक इंसान को कमज़ोर बना देते हैं और चर्च इसे पाप मानता है। तब मेरे दिमाग में एक तीर की तरह ख्याल आया, क्या ये किताब इसलिए निषिद्ध थी क्योंकि ये चर्च की तालीम के खिलाफ थी? और क्या कोई इस किताब को हमेशा के लिए छुपाना चाहता था? तभी हमें एक आवाज़ सुनाई दी, धीमी लेकिन बिल्कुल साफ। हमने मशाल नीची की और अंधेरे में एक परछाई हमारी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। वो जॉर्ज था। उसकी आंखों में तेज गुस्सा जल रहा था और उसके हाथ में एक लंबी लकड़ी की छड़ी थी। उसने ठंडी और सख्त आवाज में कहा, मैंने कहा था यहां मत आओ। जॉर्ज की आवाज लाइब्रेरी के अंधेरे में गरज उठी। उसकी आंखों में तीखी नफरत और गुस्सा था। मैंने फौरन एड्सो को अपने पीछे कर दिया। फिर मैंने शांत लेकिन मजबूत लहजे में कहा, जॉर्ज, अगर ये किताब वाकई इतनी खतरनाक है तो इसे दुनिया से छुपाना नहीं बल्कि दिखाना चाहिए। मेरे अल्फाज सुनकर जॉर्ज एक कदम मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन उसी लम्हे लाइब्रेरी की गहराइयों से एक और खौफनाक चीख गूंज उठी। हम तीनों एक पल के लिए जम गए। ये चीख लाइब्रेरी के बहुत अंदर के हिस्से से आई थी। जॉर्ज का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। बिना कुछ कहे वो उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ा। मैंने एड्सो को इशारा किया और हम उसके पीछे चल पड़े। लाइब्रेरी के एक अंधेरे कमरे में एक और भिक्षु का जिस्म जमीन पर पड़ा था। इस बार वो सेवरीनो था, मटका औषधि और जड़ी बूटी का विशेषज्ञ। उसकी मेज पर कुछ जड़ी बूटियां बिखरी हुई थीं और एक शीशी भी रखी थी। वो शीशी शायद जहर की थी। मैंने जॉर्ज की तरफ देखा और धीरे से कहा, ये सब अब रुकना चाहिए। आप जानते हैं ये सब क्या हो रहा है, अब सच बता दीजिए। जॉर्ज कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार डर की झलक नजर आई। उस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि मैं सच के बहुत करीब पहुंच चुका हूं, लेकिन वो सच इतना खतरनाक था कि पूरे मठ को राख में बदल सकता था। सेवरीनो की मौत ने मठ में एक नया तूफान खड़ा कर दिया। सुबह होते ही हर तरफ डर और शक का माहौल था। कुछ भिक्षु इसे ईश्वर का प्रकोप कह रहे थे, कुछ इसे शैतान की साजिश। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। मेरे सामने वो पन्ना पड़ा था जो मुझे लाइब्रेरी में मिला था, अरिस्टोटल की किताब का एक हिस्सा। वो हिस्सा जो हंसी और व्यंग की ताकत के बारे में बात करता था। मेरे दिमाग में सवाल घूम रहे थे, क्या ये किताब इतनी खतरनाक थी कि लोग इसके लिए अपनी जान गंवा रहे थे? और जॉर्ज, जो हर मोड़ पर मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था, वो क्या छुपा रहा था? तभी एड्सो मेरे कमरे में आया। उसकी आंखें थकान और डर से भरी हुई थीं। मास्टर, उसने धीमी आवाज में कहा, यहां हर रात एक नई मौत हो रही है। क्या हमें यहां से चले नहीं जाना चाहिए? मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, एड्सो, भागना आसान होता है, लेकिन सच को छोड़ देना ये कभी सही नहीं होता। हमें यहां रुकना होगा और इस अंधेरे को खत्म करना होगा। मेरी बात से उसके चेहरे पर थोड़ी हिम्मत जरूर आई, लेकिन मैं जानता था ये जंग सिर्फ एक कातिल से नहीं थी, ये जंग विचारों और डर से भी थी। उस दिन अब्बा ने मठ के बड़े हॉल में एक सभा बुलाई। पूरा हॉल भिक्षुओं से भर गया। हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। सबसे पहले अब्बा खड़े हुए। भाइयों, उन्होंने भारी आवाज में कहा,
हम एक भयानक समय से गुजर रहे हैं। 4 मौत हो चुकी हैं, एडल्मो, वेनाटियो, बेरिंगार और अब सेवेरिनो। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर हमें इस संकट से बचा ले। उनकी आवाज में कमजोरी थी और मुझे महसूस हुआ कि शायद वो खुद भी अपनी बात पर पूरी तरह यकीन नहीं कर रहे थे। तभी जॉर्ज धीरे से खड़ा हुआ। उसकी ठंडी नजरें पूरे हॉल में घूम गईं। फिर उसने कहा, ये कोई संकट नहीं, ये पाप का परिणाम है। कुछ लोग यहां निषिद्ध ज्ञान की तलाश कर रहे हैं। वो ईश्वर के नियम तोड़ रहे हैं, इसीलिए हमें ये सजा मिल रही है। उसकी बात सुनकर कुछ भिक्षु सर हिलाकर उसकी बात से सहमत होने लगे, लेकिन मेरे अंदर गुस्सा भड़क उठा। मैं धीरे से खड़ा हुआ और कहा, जॉर्ज, आप ज्ञान को पाप कहते हैं, लेकिन सच को छुपाना क्या पाप नहीं? ये मौतें किसी किताब की वजह से नहीं, बल्कि किसी के डर की वजह से हो रही हैं। मेरे अल्फाज सुनकर पूरे हॉल में गहरा सन्नाटा छा गया। जॉर्ज की आंखें संकुचित हो गईं। उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया, ब्रदर विलियम, आप बाहर के इंसान हैं। आप हमारे नियम नहीं समझते। ये लाइब्रेरी पवित्र है और उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा और कहा, रक्षा करना या छुपाना? अगर वो किताब इतनी पवित्र है तो उसे सबके सामने क्यों नहीं लाते? और अगर वो इतनी खतरनाक है तो उसे नष्ट क्यों नहीं कर देते? मेरा सवाल सुनते ही हॉल में शोर मच गया। कुछ भिक्षु मेरे पक्ष में बोलने लगे, कुछ जॉर्ज का साथ देने लगे। आखिर अब्बा ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा, यह विवाद हमें कमजोर कर रहा है। ब्रदर विलियम, आप यहां सम्राट और पोप के बीच शांति लाने आए हैं, ना कि हमारे मठ को बर्बाद करने। मैंने शांत लेकिन साफ आवाज में जवाब दिया, अब्बा, शांति तभी आएगी जब सच सामने आएगा। ये मौतें अपने आप नहीं रुकेंगी। उस सभा के बाद मैंने महसूस किया कि मठ 2 हिस्सों में बंट चुका था। कुछ भिक्षु चुपके से मेरे पास आए और धीमी आवाज में अपनी शंकाएं बताने लगे, और तब मुझे महसूस हुआ कि इस पुराने मठ की दीवारों के बीच अब सिर्फ राज ही नहीं, बल्कि बगावत भी जन्म ले रही थी। एक भिक्षु धीमी आवाज में मेरे पास झुककर बोला, ब्रदर विलियम, जॉर्ज बहुत सख्त आदमी है। वो लाइब्रेरी को अपनी जान से भी ज्यादा अहमियत देता है। दूसरा भिक्षु भी आगे बढ़ा। उसने घबरा कर कहा, सेवेरिनो ने मुझे एक दिन बताया था कि उसने कुछ जहर तैयार किया था। शायद वही जहर इन मौतों का सबब बना। उनकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में एक नई कड़ी जुड़ गई। मैंने सोचा, क्या जॉर्ज सच में जहर का इस्तेमाल कर रहा था? और अगर हाँ, तो क्यों? उस दोपहर मैंने सेवेरिनो के कमरे की दोबारा तलाशी ली। कमरा जड़ी बूटियों और शीशियों से भरा हुआ था। हर तरफ सूखी पत्तियां, अजीब रंग के पाउडर और छोटी छोटी बॉटल्स पड़ी थीं। तब मेरी नजर एक शीशी पर पड़ी। उसके अंदर काला सा तरल था। मैंने उसे बहुत एहतियात से उठाया, फिर धीरे से उसकी खुशबू महसूस की, एक तीखी और अजीब सी गंध। और उसी लम्हे मेरे दिमाग में बिजली सी चमकी। ये बिल्कुल वही गंध थी जो वेनाटियो और बेरेंगार के जिस्म से आ रही थी। अब मुझे यकीन हो गया था, ये जहर था। लेकिन सवाल अब भी वही था, इसे इस्तेमाल किसने किया? सेवेरिनो खुद तो एक शिकार था, तो क्या जॉर्ज ही सबके पीछे था? शाम के वक्त मैंने जॉर्ज का दोबारा सामना किया। वो मठ के पुराने बगीचे में अकेला बैठा था। हवा में शाम की ठंडी खामोशी थी। मैंने सीधा उससे पूछा, जॉर्ज, मुझे सच बताइए, क्या आपने इन लोगों को मार दिया? क्या ये सब उस किताब को बचाने के लिए था? जॉर्ज ने धीरे से मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आवाज में हल्की सी लर्जिश थी।
विलियम, आप नहीं समझते, वो किताब दुनिया को बदल सकती है। हास्य ईश्वर का अपमान है। अगर लोग हंसना शुरू कर दें तो वो प्रार्थना करना भूल जाएंगे। जो मैंने किया वो ईश्वर की सेवा के लिए किया। उसके अल्फाज सुनकर मैं सन्न रह गया। क्या वो सच में मानता था कि हंसी इतनी खतरनाक हो सकती है? मैंने सख्त लहजे में कहा, जॉर्ज, आपने 4 लोगों की जान ले ली। ये ईश्वर की सेवा नहीं, ये अंधविश्वास है। जॉर्ज चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी बड़े फैसले की तरफ बढ़ रहा हो। उस रात जब मैं अपने कमरे में था, मुझे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, धुएं की गंध। मैंने फौरन दरवाज़ा खोला और देखा कि गलियारे में धुआं भर रहा था। मैं बाहर भागा और दूर लाइब्रेरी की तरफ से आग की लपटें उठ रही थीं। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। क्या जॉर्ज ने आखिर वो कदम उठा लिया था जिसका मुझे डर था? मैंने फौरन एड्सो को जगाया। जल्दी चलो, मुझे लगता है सब कुछ खत्म होने वाला है। धुआं तेज रफ्तार से गलियारों में फैल रहा था। आग की गर्मी मेरे चेहरे तक पहुंच रही थी। मैंने एड्सो का हाथ पकड़ा और हम लाइब्रेरी की तरफ दौड़ पड़े। मठ के भिक्षु घबराहट में चीख रहे थे। कुछ लोग पानी की बाल्टियां ला रहे थे, लेकिन सबको पता था कि ये आग आसानी से नहीं बुझेगी। लाइब्रेरी का भारी लकड़ी का दरवाज़ा अब आग की लपटों में घिरा हुआ था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, जॉर्ज कहाँ था? क्या उसने ये आग लगाई थी या वो खुद भी इसकी भेंट चढ़ चुका था? मास्टर, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, एड्सो ने जोर से चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज़ डर और धुएं से भरी हुई थी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं एड्सो, अगर वो किताब अब भी अंदर है तो हमें उसे बचाना होगा। ये सच को बचाने की आखिरी उम्मीद है। मेरे अल्फाज सुनकर वो खामोश हो गया, लेकिन उसकी आंखों में शक और डर साफ नजर आ रहा था, और मैं उसे दोषी नहीं ठहरा सकता था, क्योंकि ये वाकई एक पागलपन भरा फैसला था। लेकिन मेरे लिए सच हमेशा जान से ज्यादा कीमती रहा है। हमने अपने चेहरों को कपड़े से ढक लिया और फिर जलती हुई लाइब्रेरी के अंदर कदम रखा। अंदर का मंजर खौफनाक था। लकड़ी की अलमारियां जल रही थीं। सदियों पुरानी किताबें राख बन रही थीं। हवा में जलते कागज की तीखी गंध भर गई थी। मैं सीधा उस छोटे कमरे की तरफ बढ़ा जहां मुझे वो निषिद्ध किताब मिली थी। धुआं मेरी आंखों को जला रहा था। सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। एड्सो मेरे पीछे चल रहा था। उसकी खांसी की आवाज़ हर कदम पर सुनाई दे रही थी। जब हम वहां पहुंचे तो मैंने देखा कि मेज़ पर अब भी कुछ पन्ने पड़े थे, लेकिन आग उनकी तरफ बढ़ रही थी। मैंने फौरन उन्हें उठाया और अपनी कमीज के अंदर छुपा लिया। तभी अंधेरे और धुएं के बीच एक परछाई नजर आई। जॉर्ज, वो कमरे के एक कोने में खड़ा था। उसके हाथ में वही किताब थी जो उसने मुझसे छीन ली थी। उसका चेहरा हैरत अंगेज तौर पर शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी जीत की चमक थी। उसने धीरे से कहा, विलियम, आप बहुत देर कर चुके हैं। अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। जॉर्ज, ये क्या पागलपन है? आग की लपटें लाइब्रेरी की दीवारों को निगल रही थीं। धुआं हवा में घुल चुका था। मैंने गुस्से और हैरानी के साथ कहा, इस एक किताब के लिए आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया? जॉर्ज ने धीरे से मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सुकून था। बर्बाद नहीं विलियम, उसने हल्की सी आवाज में कहा, मैंने इसे बचा लिया है। ये दुनिया हास्य के लिए तैयार नहीं है। एरिस्टोटल का ये ज्ञान ईश्वर के खिलाफ है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। उसके अल्फाज सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। क्या वो सच में इस किताब को मिटाने के लिए अपनी जान देने को तैयार था? और तब
जॉर्ज ने किताब के कुछ पन्ने फाड़ दिए और उन्हें अपने मुंह में डाल लिया। मत करो, मैंने चीख कर कहा। मैं उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन वो तेजी से पीछे हट गया। अगला लम्हा खौफनाक था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे काली पड़ने लगी, उसका चेहरा दर्द से टेढ़ा हो गया। और तब मुझे सब समझ आ गया। उस किताब के पन्नों पर जहर लगा हुआ था, वही जहर जिसने विनेटियो, बेरिंगर और सेवेरिनो को मारा था। जॉर्ज ने खुद ये जहर तैयार किया था ताकि कोई और उस किताब को कभी न पढ़ सके। जॉर्ज, रुक जाइए, मैंने जोर से कहा, लेकिन अब वो मेरी आवाज़ सुनने की हालत में नहीं था। वो हंस रहा था, एक खोखली, डरावनी हंसी जो आग की गरज के बीच गूंज रही थी। विलियम, उसने अपनी आखिरी सांसों में कहा, आप हार गए। ये ज्ञान अब किसी के हाथ नहीं आएगा। और फिर वो जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें रुक चुकी थीं। मैंने फौरन किताब उठाना चाहा, लेकिन आग बहुत करीब आ चुकी थी। पन्ने जल रहे थे और कुछ ही पलों में मेरे हाथों में सिर्फ राख रह गई। मैंने एड्सो की तरफ देखा। चलो, मैंने कहा, हमें यहां से निकलना होगा। हम भागते हुए बाहर की तरफ दौड़े। आग की लपटें हमारे पीछे दौड़ रही थीं। जैसे ही हम गलियारे तक पहुंचे, एक भयानक गरज सुनाई दी। लाइब्रेरी की छत धड़ से गिर पड़ी। वो भूल भुलैया जैसा खजाना, जहां सदियों का ज्ञान था, अब राख में तब्दील हो चुका था। बाहर निकलते ही मैंने देखा कि मठ के भिक्षु आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। बाल्टियों में पानी, घबराहट भरी चीखें, लेकिन सब बेकार लग रहा था। तभी अब्बा मेरे पास आए। उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। ब्रदर विलियम, उन्होंने टूटती हुई आवाज में कहा, ये सब क्या हो गया? मैंने धीरे से जवाब दिया, अब्बा, ये एक किताब की कीमत थी। एक किताब जो हास्य के बारे में थी और एक आदमी जो इसे पाप समझता था। उस रात जब आग की लपटें धीमी पड़ चुकी थीं, मैंने अपनी कमीज के अंदर हाथ डाला और वो कुछ पन्ने निकाले जो मैंने जलती लाइब्रेरी से बचाए थे। वो अधूरे थे, लेकिन उनमें अब भी एरिस्टोटल के कुछ अल्फाज जिंदा थे। मैंने धीरे से उन्हें पढ़ा। उन अल्फाज में लिखा था कि हास्य इंसान को आज़ाद करता है, कि हंसी डर को तोड़ देती है और इंसान को सोचने की हिम्मत देती है। मेरे दिल में एक गहरी कड़वाहट थी। इतना कीमती ज्ञान जिसके लिए इतने लोग मर गए, अब सिर्फ टुकड़ों में बाकी था। एड्सो मेरे पास बैठा था। उसकी सांसें अब भी भारी चल रही थीं। मास्टर, धीरे से उसने कहा, क्या ये सच में इतना जरूरी था? मैंने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, एड्सो, सच हमेशा कीमती होता है, चाहे उसकी कीमत कितनी ही भारी क्यों ना हो। जॉर्ज ने इसे मिटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी असली हार ये है कि हम अब भी जिंदा हैं और ये सच अब भी हमारे साथ है। उस रात जब मठ की राख ठंडी पड़ चुकी थी, मैंने सोचा ये सब एक सबक था। ज्ञान खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसे छुपाना उससे भी बड़ा जुर्म है। जॉर्ज ने अपनी अंधी आस्था के लिए सब कुछ जला दिया, लेकिन मेरे लिए आस्था का मतलब सच था, और वो सच अब भी मेरे हाथों में था, चाहे सिर्फ टुकड़ों में ही क्यों ना हो। हवा में अब भी लाइब्रेरी की जली हुई राख तैर रही थी। मैंने वो बचे हुए पन्ने अपनी कमीज से निकाले। आग की गर्मी अब धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन पूरे मठ पर एक भारी सन्नाटा छाया हुआ था। भिक्षु अपने कमरों में लौट चुके थे और अब्बा कहीं तन्हा प्रार्थना कर रहे थे। मेरे पास एड्सो खामोशी से बैठा था। उसकी आंखें अब भी उस खौफनाक रात की गवाही दे रही थी। जॉर्ज का पागलपन, जहर लगी किताब और वो आग जो सब कुछ निगल गई। मास्टर, एड्सो ने धीरे से पूछा, क्या जॉर्ज वाकई मानता था कि वो ईश्वर की सेवा कर रहा है? मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, एड्सो, जॉर्ज का ईश्वर उसके अपने डर से बना था। वो हास्य से डरता था, क्योंकि हंसी इंसान को आज़ाद कर देती है। वो हंसी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। इसलिए जॉर्ज ने किताब को नहीं जलाया, बल्कि अपने डर को बचाने की कोशिश की, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी हार थी। जॉर्ज ने असल में खुद को ही बर्बाद कर दिया। मैंने धीरे से ये अल्फाज कहे। एड्सो कुछ देर तक खामोश बैठा रहा। उसकी आंखों में अब भी उस रात का खौफ जिंदा था, और सच कहूं तो मैं खुद भी उस खौफनाक रात को दोबारा जीने लगा। मुझे वो लम्हा याद आया जब हम जलती हुई लाइब्रेरी के अंदर जॉर्ज से टकराए थे।
उसके हाथ में वो किताब थी, अरिस्टोटल का गुमशुदा ग्रंथ। एक ऐसी किताब जो हास्य की ताकत के बारे में बात करती थी। मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जॉर्ज अपने फैसले पर पहले ही अडिग हो चुका था। उसने पन्ने फाड़ दिए और उन्हें अपने मुंह में डाल लिया। जहर उसके जिस्म में उतर चुका था। उसकी हंसी, वो टूटी हुई डरावनी हंसी, आज भी मेरे कानों में गूंजती है। आप हार गए विलियम, उसने कहा था। लेकिन क्या वो सच था? मैंने अपने हाथ में पकड़े हुए बचे कुचे पन्ने दोबारा देखे। उनके किनारे जलकर काले हो चुके थे, लेकिन कुछ लफ्ज अब भी जिंदा थे। हास्य इंसान को आजाद करता है, अरिस्टोटल ने लिखा था। ये डर को मिटा देता है और रूह को हल्का करता है। ये अल्फाज बहुत सादा थे, लेकिन इतने ताकतवर कि जॉर्ज ने उनके लिए पूरा मठ चला दिया। मेरे दिल में एक सवाल उभरने लगा, क्या मैं उसे रोक सकता था? क्या अगर मैं कुछ और करता तो शायद ये सब ना होता? तभी मुझे याद आई एडल्मो की मौत, वो पहली चीख जिससे इस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत हुई थी। फिर वेनाटियो, बेरिंगर और सेवेरिनो, हर मौत उस एक किताब की तरफ इशारा कर रही थी। जॉर्ज ने खुद ये जाल बुना था, जहर से भरे पन्ने जो किसी को भी मौत दे सकते थे। उसने सोचा कि वो ज्ञान को रोक रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ अंधेरा बढ़ा रहा था। मैंने एड्सो की तरफ देखा और धीरे से कहा, एड्सो, मेरा जॉर्ज से आखिरी टकराव उस किताब के लिए नहीं था, वो उसके डर के खिलाफ था। सुबह जब सूरज की पहली रोशनी मठ की राख पर पड़ी तो मैं अब्बा को ढूंढने गया। वो चर्च के एक कोने में घुटनों के बल बैठे प्रार्थना कर रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे। ब्रदर विलियम, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हमारे मठ का सब कुछ खत्म हो गया। क्या ये मेरी गलती थी? मैंने उनकी तरफ देखा और शांत लहजे में कहा, अब्बा, ये किसी एक इंसान की गलती नहीं थी। जॉर्ज ने अपने अंधविश्वास को हथियार बना लिया और हम सब उसकी आग में जल गए। लेकिन अब ये सब खत्म हो चुका है। फिर मैंने अपनी कमीज से वो बचे हुए पन्ने निकाले और उन्हें अब्बा को दिखाया। ये अरिस्टोटल का ग्रंथ है, हास्य के बारे में। जॉर्ज इसे पाप समझता था, लेकिन ये सिर्फ एक विचार था, एक ऐसा विचार जो दुनिया को बदल सकता था। अब्बा ने वो पन्ने देखे, उनकी आंखों में आंसू भर आए। इसके लिए इतना खून बहा? मैंने धीरे से सर हिला दिया। हाँ, लेकिन अब ये हमारे पास है। हम इसे दोबारा लिख सकते हैं या इसे हमेशा के लिए भूल सकते हैं। ये फैसला अब हमारा है। उस दिन मैंने और एड्सो ने मठ छोड़ने का फैसला कर लिया। अब वहां रहने की कोई वजह नहीं बची थी। लाइब्रेरी जल चुकी थी, राज सुलझ चुका था और जॉर्ज अपनी सजा खुद पा चुका था। हमने अपने घोड़े तैयार किए और एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो जगह जो कभी एक शानदार मठ थी, अब सिर्फ राख का ढेर बन चुकी थी। मेरे दिल में एक अजीब सी शांति थी, शायद इसलिए क्योंकि मैंने सच देख लिया था, चाहे उसकी कीमत कितनी ही भारी क्यों ना हो। रास्ते में एड्सो ने मुझसे पूछा, मास्टर, क्या आप जॉर्ज को माफ कर सकते हैं? मैं कुछ पल सोचता रहा, फिर धीरे से कहा, एड्सो, माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन समझना जरूरी होता है। जॉर्ज अपने डर का गुलाम था। उसने जो किया वो गलत था, लेकिन वो उसकी अपनी सच्चाई थी। मैं उसे माफ नहीं कर सकता, लेकिन शायद मैं उसे भूल सकता हूं। जब हम पहाड़ियों से नीचे उतर रहे थे, हवा ठंडी और साफ थी। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ चुका था। मेरे पास अब भी वो पन्ने थे, अरिस्टोटल के लफ्ज जो अब मेरी यादों का हिस्सा बन चुके थे। मैंने सोचा, शायद एक दिन मैं इन्हें दोबारा लिखूंगा या शायद किसी और को दे दूंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ आगे बढ़ना चाहता था, उस अंधेरे से दूर जो अब पीछे छूट चुका था।
जैसे ही हम पहाड़ियों से और नीचे उतरते गए, मठ की राख धीरे धीरे नजर से गायब होने लगी। हवा में अब भी जले हुए कागजों और धुएं की हल्की सी गंध बाकी थी, और मुझे एहसास हुआ कि कुछ कहानियां कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, वो बस राख बनकर हवा में तैरती रहती हैं। हवा में जले हुए कागजों और धुएं की हल्की सी गंध अब भी मौजूद थी। वो गंध मेरे कपड़ों में भी बस चुकी थी और शायद मेरी यादों में भी। मैंने अपने घोड़े की लगाम मजबूती से पकड़ी और एक लम्हे के लिए रुककर पीछे मुड़कर देखा। वो जगह जो कभी इल्म और राज का मरकज हुआ करती थी, अब सिर्फ एक सूना सा खंडर रह गई थी। एड्सो मेरे बिल्कुल पास खड़ा था। उसकी आंखों में अब भी उस खौफनाक रात की परछाइयां थीं। हम दोनों खामोश थे, लेकिन हमारे दरमियान एक अनोखा रिश्ता बन चुका था। एक ऐसा रिश्ता जो आग, मौत और सच की तलाश से पैदा हुआ था। कुछ देर बाद एड्सो ने सन्नाटा तोड़ दिया। मास्टर, उसने धीमी आवाज में कहा, क्या हमने वाकई कुछ हासिल किया इतना सब खोने के बाद? उसका सवाल मेरे दिल के अंदर गहरा उतर गया। मैंने उसकी तरफ देखा और शांत लहजे में कहा, एड्सो, हमने सच हासिल किया है। वो किताब, वो इल्म, चाहे अब सिर्फ टुकड़ों में क्यों ना बचा हो, लेकिन वो हमारे पास है। जॉर्ज ने उसे मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में वो हार गया। हम जिंदा है, और हमारे साथ वो ख्याल भी जिंदा है जिसे वो हमेशा के लिए दफन करना चाहता था। मेरे अल्फाज सुनकर एड्सो खामोश हो गया। उसके चेहरे पर सुकून सा नजर आया, लेकिन मेरे अपने दिल में अब भी एक अजीब सी बेचैनी बाकी थी। सफर के दौरान मैंने अपनी कमीज के अंदर से वो जले हुए पन्ने निकाले। सूरज की रोशनी में वो और भी नाजुक लग रहे थे। उनके किनारे स्याह हो चुके थे और कुछ लफ्ज अधूरे थे, फिर भी उनमें एक अजीब सी ताकत छिपी हुई थी। मैंने उन्हें दोबारा पढ़ना शुरू किया। हास्य रूह को आज़ाद करता है, ये डर को मिटा देता है और इंसान को उसकी अपनी ताकत का एहसास दिलाता है। एरिस्टोटल के ये सादा से अल्फाज इतने गहरे थे कि उनके लिए पूरा मठ जलकर राख हो गया। मेरे दिल में थोड़ी सी कड़वाहट थी। वो इल्म जो दुनिया को हल्का और रोशन बना सकता था, अब सिर्फ मेरी यादों और कुछ जले हुए पन्नों में रह गया था। मैंने सोचा, शायद जॉर्ज की हार ही उसकी जीत थी। उसने किताब तबाह कर दी, लेकिन वो खुद भी उसी आग में जल गया। उसका डर, उसका अंधविश्वास आखिर उसी को ले डूबा। और मैंने क्या हासिल किया? मैंने सच को देखा, उसे महसूस किया, लेकिन उसे पूरी तरह बचा नहीं सका। मेरे हाथ में सिर्फ कुछ टुकड़े रह गए थे, एक अधूरी कहानी जो शायद कभी मुकम्मल ना हो। लेकिन मेरे लिए ये भी काफी था, क्योंकि कभी-कभी सच का एक टुकड़ा भी झूठ के पूरे सल्तनत से ज्यादा कीमती होता है। सफर के दौरान हम एक छोटे से गांव में रुक गए। वहां एक पुरानी सी सराय थी। सराय के अंदर आग जल रही थी, लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। उस जगह की गर्मी और जिंदगी उस मठ के ठंडे सन्नाटे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मैं कुछ देर तक उन लोगों को खामोशी से देखता रहा। फिर मैंने एड्सो से कहा, एड्सो, देखो, यहाँ लोग हंस रहे हैं, ये डर से आज़ाद है। यही वो बात है जो जॉर्ज कभी समझ नहीं सका। हास्य गुनाह नहीं होता, ये जिंदगी का एक हिस्सा होता है। एड्सो ने हल्के से मुस्कुराकर सर हिला दिया और काफी देर बाद उसकी आंखों में पहली बार रोशनी की हल्की सी चमक नजर आई। उस रात मैं सराय के एक कोने में लेटे हुए पूरी कहानी को दोबारा सोचने लगा। एडेल्मो की मौत, वेनाटियो की स्याह उंगलियां, बेरेंगर की लाश और सेवेरिनो का जहर से मरा हुआ जिस्म, हर राज आखिर मुझे जॉर्ज तक ही ले आया था। उसका चेहरा, उसकी ठंडी आवाज और उसकी आखिरी हंसी, ये सब मेरी यादों का हिस्सा बन चुके थे।
लेकिन साथ ही वो जले हुए पन्ने भी मेरे पास थे। मैंने सोचा, शायद एक दिन मैं उन्हें दोबारा लिखूंगा या शायद किसी और को दे दूंगा, लेकिन अभी मुझे सिर्फ सुकून चाहिए था। अगली सुबह हमने अपना सफर दोबारा शुरू किया। मठ अब बहुत पीछे रह गया था और पहाड़ों की ऊंची चोटियां धीरे धीरे साफ नजर आ रही थीं। सफर के दौरान एड्सो ने पूछा, मास्टर, अब हम कहाँ जाएंगे? मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां सच हमें ले जाए। एड्सो, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। दुनिया में अभी भी बहुत से राज छुपे हुए हैं और हमें उन्हें सुलझाना है। मेरे अल्फाज सुनकर एड्सो के चेहरे पर हिम्मत लौट आई और हम आगे बढ़ते गए। सफर के दौरान मैंने आखिरी बार उन पन्नों को देखा। अब वो सिर्फ कागज नहीं थे, वो एक सबक थे, एक याद दिलाने वाला सबक कि इल्म की कीमत कभी-कभी बहुत भारी होती है, लेकिन इल्म को छुपाना उससे भी बड़ा जुर्म होता है। जॉर्ज ने अपने डर की वजह से सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन मैंने उस डर को हरा दिया। मेरे पास सच था, चाहे वो टुकड़ों में ही क्यों ना हो, चाहे वो अधूरा ही क्यों ना हो, मेरे लिए वो काफी था। जब हम एक नई वादी में पहुंचे तो सूरज आसमान में बुलंद हो चुका था। हवा ठंडी और साफ थी। दूर कहीं परिंदों की आवाजें गूंज रही थीं। मैंने गहरी सांस ली और महसूस किया कि मेरा दिल हल्का हो चुका है। मठ की राख अब पीछे रह गई थी और मेरे सामने एक नई शुरुआत खड़ी थी। मैंने एड्सो की तरफ देखा और मुस्कुराया। चलो एड्सो, अभी हमें बहुत कुछ देखना है। तो दोस्तों, ये थी आज की राज, खौफ और सच की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही मिस्टीरियस और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं ब्योमकेश बख्शी और हम फिर मिलेंगे अगली रात एक नए राज के साथ।